हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोपी का रंग काला था और उसके सर पर बस गिने चुने बाल ही थे। वो एक प्रकार से गंजी ही थी। वो अपनी दो गोरी जेठानियों मालिनी और उर्वशी के साथ रहती थी। उसकी दोनों जेठानियां उसके काले रंग के कारण उसका बहुत तिरस्कार किया करती थीं। अरे ओ काली कलूटी, तुझे मैंने कहा था कि मेरे कमरे की सफाई कर देना, क्योंकि आज मुझे मेरे कमरे में अपना फैशन शो का ऑडिशन टेप शूट करना है, वो भी हर हाल में। और मुझे भी, लेकिन तुमने अभी तक हम दोनों के कमरों की सफाई नहीं की है। क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? कल्लो कहेंगी। नहीं नहीं मालिनी भाभी, उर्वशी भाभी, मैं तो आप दोनों के कपड़े धो रही थी और साथ ही आंगन के पौधों को पानी भी डाल दिया मैंने। मैं अभी कर देती हूँ। 10 मिनट के अंदर दोनों कमरों की सफाई होनी चाहिए, और वो भी चकाचक। तुम्हारी तरह नहीं, एकदम बदसूरत और गंदी। मेरे गोरे चेहरे की तरह मेरा कमरा भी चमकना चाहिए। और मेरा भी। गोपी की दोनों जेठानियां उर्वशी और मालिनी बात बात पर उसे यूं ही ताने देती रहती। तीनों के पति शहर में नौकरी किया करते और बेचारी गोपी अनपढ़ होने के कारण फोन चलाना भी नहीं जानती थी, जिस कारण वो अपने दिल का हाल किसी को बता भी नहीं पाती। गोपी तो मानो अपनी दोनों जेठानियों की 24 घंटों की नौकरानी ही बन चुकी थी। एक दिन की बात है, जब मालिनी और उर्वशी की फ्रेंड्स घर पर आती हैं तभी। यार मालिनी और उर्वशी, ये तुम दोनों के घर की नौकरानी कितनी अगली हैं यार। ये तो 2 in 1 है, काला टीका भी और उजड़ा चमन भी। हाँ यार, एटलीस्ट नौकरानी तो सुंदर रख लेती। इसे देखकर तो किसी का भी कलेजा मुंह तक आ जाए। ये तो बहुत ही भयानक दिखती है, सीरियसली। दीदी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। ओह शट अप गोपी, जाओ यहाँ से और हमारे लिए स्नैक्स बनाओ। इडियट नॉनसेंस। गोपी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अपने ये मनहूस पनौती शक्ल लेकर गेस्ट के सामने मत आया करो। खामखा अपनी भूतिया शक्ल से दूसरों को डरा देती हो। अब जाओ यहाँ से, नौकरानी हो नौकरानी बनकर रहो, अगली वुमन। उर्वशी और मालिनी दोनों गोपी का अपनी सहेलियों के सामने खूब मजाक उड़ाती हैं, जिससे उनकी सहेलियां खूब हंसती हैं। बेचारी गोपी रसोई में फूट फूट कर रोती है। सहेलियों के जाने के बाद गोपी अपनी जेठानियों से कहती है, उर्वशी भाभी, मालिनी भाभी, आप दोनों ने अपनी सहेलियों के सामने मुझे एक नौकरानी क्यों कहा? मैं तो आप दोनों की देवरानी हूं ना। अरे ओ, बोल दिया तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारी औकात और हैसियत ही क्या है? कहाँ हम दोनों और कहाँ तुम। हाँ, और ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही तुम सुंदर हो। किस्मत ने तुम्हें ना सही तरह से सीरत दी है और ना ही सूरत। और सुनो, मेरी सहेलियों के घरों की नौकरानियां भी ना तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। पता नहीं कैसे पैदा हुई हो तुम, जो तुम्हारे जन्म से बाल नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई बीमारी है तुम्हें। बस भाभी बस, आप दोनों मुझे इतना भी बुरा भला नहीं बोल सकते। आप दोनों को ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा मैडम, अब तो हमसे जबान लड़ाएगी। रुक जा मालिनी, अब इसे हम अच्छा सबक सिखाएंगे। हॉकी स्टिक कहाँ है मेरे पति की? उर्वशी और मालिनी दोनों हॉकी स्टिक से बेचारी गोपी को खूब पीटते हैं। गोपी दर्द से कराहने लगती है। नहीं, मुझे मत मारी भाभी, बहुत दर्द हो रहा है भाभी। ये ले, ये ले, और ले, तू इसी लायक काली कलमुही, ये ले मनहूसियत की निशानी। तुझे हमारी नौकरानी बनकर रहना होगा, वरना तुझे हम यूं ही बेरहमी से मारते रहेंगे। उर्वशी और मालिनी गोपी के लिए उसका जीवन नरक समान बना देते हैं। गोपी चाह कर भी किसी को अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में बता नहीं पा रही थी। एक दिन जब गोपी रात में खिड़की से भागने की कोशिश करती है, तभी मालिनी उसे पकड़ लेती है। उर्वशी, उर्वशी, जल्दी आओ यहाँ। ये देखो, ये कल्लो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, इसे पकड़ो। छोड़ दीजिए मुझे भाभी, मुझे नहीं रहना इस घर में। रहना पड़ेगा। अरे बाहर जाकर भी दुनिया तेरे इस काले रंग का मजाक ही उड़ाने वाली है। तेरे इस गंजे सर को देखकर तुझे गंदे बुरे ताने ही सुनने को मिलेंगे। तेरी भलाई हमारे साथ रहकर हमारी फ्री फंड की नौकरी, हाँ जी, नौकरी करने और नौकरानी बनकर रहने में ही है, समझी? लेकिन
आज इसने जो हरकत की है उसके लिए तो इसे माफी नहीं मिलेगी। उर्वशी, हमें ना इसे आने वाले 10 दिनों तक तो भूखा ही रखना होगा, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने पर आएगी और आइंदा ऐसा कोई भी कदम उठाने के पहले ये एक नहीं 1000 बार सोचेगी। हाँ मालिनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उर्वशी और मालिनी दोनों गोपी को 10 दिनों तक भूखा ही रखते हैं। बेचारी गोपी उनके अत्याचार तले दबती ही जाती है। भगवान जी, आपने मुझे ही काली और गंजी क्यों बनाया? मैंने तो हमेशा से ही सबका भला और अच्छा ही चाहा है, हमेशा अपनी दोनों जेठानियों से प्यार किया है, फिर भी मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? जीवन भर तो दुनिया मेरे लिए नरक थी और अब ससुराल भी। क्यों मैं इतनी बदसूरत हूँ? क्यों मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ? भगवान जी। गोपी उस रात दहाड़े मारते हुए रोती है। वहीं उर्वशी और मालिनी दोनों फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। वो दोनों रोजाना डांस प्रैक्टिस करते हैं और तो और रैंप वॉक की भी प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन, भाभी, आज मैंने आप दोनों के लिए ये पराठे बनाए हैं और ये चाट भी बनाए हैं। मालिनी भाभी, ये आपका पसंदीदा है ना? इस घर में राशन क्या तुम्हारे पिताजी भिजवाते हैं परलोक से? हाँ, लेकिन क्या हुआ उर्वशी भाभी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि हम दोनों इतना ऑयली और अनहाइजीनिक खाना नहीं खाते, उसके बावजूद भी तुमने ये बनाया। इतने राशन का नुकसान किया है तो अब तुम्हारे सामान का भी नुकसान होगा। अब हम दोनों इसके सारे कपड़े जलाकर फेंक देंगे और ये अपनी इस एक ही फटी हुई साड़ी में रहेगी। हाँ, गुड आइडिया। मालिनी और उर्वशी दोनों गोपी के कपड़े लेकर आंगन में जलाते हैं और गोपी बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती। नहीं, ऐसा मत कीजिए भाभी, ये साड़ियाँ मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दी थी, इन्हें मत जलाइए, ये मेरी माँ की धरोहर है। उर्वशी और मालिनी के फैशन शो कंपटीशन के दिन आ जाता है और तभी वो दोनों अपने चेहरे पर एक नई क्रीम लगाते हैं। ये क्रीम मुझे मेरी बुआ ने रिकमेंड की है उर्वशी, इससे हमारा चेहरा धूप की रोशनी से भी ज्यादा चमकेगा और हम फैशन शो को जीतने में और आसानी होगी। हाँ मालिनी, तुम सही कह रही हो, थैंक यू यार इस क्रीम को लाने के लिए। लेकिन उर्वशी और मालिनी जब वो क्रीम लगाती हैं तभी अगली सुबह उनके चेहरे का रंग गोरे से काला हो जाता है और वो बहुत घबरा जाती हैं। नहीं, नहीं। वो दोनों कंपटीशन में नहीं जा पाती और उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गली मोहल्ले वाले भी उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी गोपी उन दोनों के लिए एक लेप बनाती है जिसे लगाकर वो दोनों फिर से गोरी हो जाती हैं। तभी उनके जान में जान आती है। थैंक यू सो मच गोपी, तुम्हारे कारण हम फिर से गोरे हो गए। गोपी, हमने तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बाद भी तुमने हमारी मदद की। पिछले 2 दिनों में हमें सब समझ में आ गया कि तुम पर कैसे बीती होगी जब लोगों ने तुम्हारी बदसूरती का मजाक उड़ाया होगा। हमने तो बस 2 दिन में ही जिंदगी से हार मान ली, लेकिन तुम्हें सच में मानना होगा गोपी, सच में तुम्हारा मन इस दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा सुंदर है। तुम बाकियों की तरह तो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप में ही अनमोल हो। गोपी अपनी दोनों जेठानियों को माफ कर देती है और वो तीनों झमरू नगर कहकर एक गांव में बलजीत नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अंबिका और बेटी कुकू के साथ रहता है। बलजीत का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है। वो बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाकर बेचता और पैसे कमाता। ओए होए होए होए, बहुत ही स्वादिष्ट आलू पूरी है ये तो। आहा, अरे बचपन में हमारी नानी माँ ऐसे ही बनाती थी। सच में बचपन याद दिला दिया तुमने तो बलजीत भाई। और ये कड़ी चावल, ये तो एकदम ही लाजवाब है बॉस, इसका तो क्या ही कहना। यार मजा आ गया। धन्यवाद भाई साहब, लीजिए लीजिए, आपका ही ढाबा है। ऊपर वाले की कृपा से बलजीत का ढाबा बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन जून के महीने में बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना कम होने लगता है, जिस कारण बलजीत बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, पिछले 3 दिनों से बारिश के कारण बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे न चाहते हुए भी अपने ढाबे को बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे परिवार का और मेरा पेट चलता है इस ढाबे के बलबूते। कुकू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लोग कब तक बारिश से बचेंगे? भूख लगने पर तो आएंगे ही ना।
नया नया मौसम परिवर्तन हुआ है, इस मौसम के साथ ढलने में लोगों को वक्त लगेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए और बिना किसी चिंता या दुख के अपने काम को ना पूरी लगन से कीजिए। हाँ ठीक है अंबिका, अगर तुम कह रही हो तो मैं नहीं ध्यान देता इन सारी बातों पर। अरे चलिए, आज मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ। कुकू जान की चाची की आना उनके नाती पोतों के साथ खेलने के लिए गई है। अंबिका और बलजीत दोनों साथ में खाना बनाते हैं, लेकिन दोपहर से शाम हो जाती है और उस दिन भी सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। ये सब देखकर अब तो अंबिका भी बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। दिन ब दिन बारिश का कहर बढ़ते ही जाता है और तेज बारिश में तो अंबिका और बलजीत को बहुत नुकसान होने लगता है। अजी, आज का ये बचा हुआ खाना भी हमें गरीबों में ही बांटना होगा। हाँ अंबिका, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अब तो ये रोज का ही हो गया है, सारा खाना बस यूं ही बच जाता है। हम कल से कम खाना बनाएंगे। अंबिका और बलजीत उस बचे हुए खाने को गरीबों में बांट देते हैं। एक रात बहुत तेज तूफानी बारिश आती है और बिजली सीधे उनके ढाबे की छत पर कड़क कर गिरती है और उनका पूरा ढाबा जल जाता है। इतने बड़े नुकसान के कारण बलजीत की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अंबिका, अंबिका, हमारा ढाबा, ये क्या हो गया अंबिका? इस भीषण बारिश ने तो हमें बर्बाद कर दिया अंबिका। अब मैं क्या करूंगा? कुकू के पापा, आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। जो हुआ सो हुआ, अब हम उसे समय में पीछे जाकर फिर से ठीक तो नहीं कर सकते ना। ये लीजिए, ये दवाई और हल्दी वाला दूध पीजिए, गरम गरम पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा, वरना पहले ही मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। बलजीत नुकसान के साथ आर्थिक समस्या के बोझ तले भी दबते ही जा रहा था। उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। पापा पापा, मेरे स्कूल की पिकनिक जा रही है, एक म्यूजियम में, वो भी। क्या आप मुझे पैसे दोगे पिकनिक जाने के लिए? बोलो ना पापा। कुकू बिटिया, वो दरअसल मेरे पास फिलहाल इतने पैसे तो नहीं हैं। ढाबे में आग लगने के बाद से बहुत नुकसान हुआ है हमारा। ऊपर से जितने पैसे मेरे पास थे वो भी खत्म होने आए हैं। अब तो ठीक है पापा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार चली जाऊंगी मैं पिकनिक पर। सच में कुकू बिटिया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसी समझदार बेटी मिली है। और मैं भी बहुत लकी हूँ पापा कि मुझे आप जैसे पापा मिले। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ एकदम बेस्ट ही होगा, देख लेना। हाँ। कुकू के मुंह से ये शब्द सुनकर बलजीत की आंखें नम हो जाती हैं। बारिश गुजरते दिनों के साथ और ज्यादा बढ़ने लगती है, जिस कारण बलजीत की मुसीबतें और बढ़ने लगती हैं। बलजीत जब काम ढूंढने जाता है तभी बारिश में भीग भीग कर उसकी तबीयत पहले से और ज्यादा खराब होने लगती है। उसके पास एक छाता खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जी, कोई काम मिला या आज भी नहीं मिला? बोलिए ना कुकू के पापा। नहीं अंबिका, आज का दिन भी वैसे ही रहा, काम नहीं मिला, ऊपर से ये बारिश। अब तो लगता है कि किसी से छाता मांगना चाहिए, क्योंकि रोजाना यूं ही होता रहा तो मैं तो हर रोज बीमार होने लगूंगा। अच्छी। बलजीत पूरी मेहनत से काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। एक दिन अंबिका का छोटा भाई गोपाल उनसे मिलने आता है और वो उन्हें कहता है, अरे क्या जीजाजी, आप भी इतनी बारिश में काम ढूंढने से अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे साथ चलो, मेरी दुकान पर काम करो। मैं आपको महीने के अंत तक आपकी तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों बहना? हाँ हाँ, गोपाल बिल्कुल सही कह रहा कुकू के पापा। अब जब तक कोई अच्छी तनख्वाह वाला काम नहीं मिल जाता, गोपाल के किराने की दुकान पर काम करना ही एकमात्र सही निर्णय होगा। ठीक है गोपाल, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो कर ही लेता हूँ, वरना मैं तो बस बारिश में भीगते ही रह जाऊंगा और ये पूरा महीना यूं ही फटाफट से निकल जाएगा। बलजीत गोपाल के साथ काम करने लगता है। वो दिन भर बिना एक मिनट के लिए भी आराम किए वहां पर निरंतर काम करते रहता और जब महीना खत्म होने की बारी आती है तभी गोपाल अपनी बातों से मुकर जाता है। अरे कौन सी तनख्वाह जीजाजी, लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो रही है बढ़ती उम्र के साथ। गोपाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्ही ने तो अंबिका के सामने कहा था कि तुम मुझे महीने के अंत में जितनी तनख्वाह देनी है दोगे। मैंने पूरे महीने बहुत कमर तोड़ मेहनत की है, मैं तो बस मेरी मेहनत के ही पैसे मांग रहा हूं। अरे काय की मेहनत, आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ काम करने नहीं बल्कि मदद करने के लिए बुलाया करता था। अब मदद करने के भी कोई पैसे लेता है क्या? क्या आप भी जीजाजी,
चलिए अब जाइए यहाँ से। गोपाल, ये तुमने बहुत गलत किया है। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा, देख लेना तुम। अरे जाओ जाओ, आए बड़े। बलजीत बहुत दुखी हो चुका था। अंबिका को जब पता चलता है कि उसके भाई गोपाल ने बलजीत को धोखा दिया है, तभी वो भी गुस्सा हो जाती है और बलजीत से माफी मांगती है। बलजीत अब एक अमीर आदमी के पास ड्राइवर की नौकरी पर लगता है और वो उसी के सहारे अब अपने बीवी और बेटी का पेट भरने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो काम से गुजर कर लौट रहा होता है, तभी वो एक छोटे लड़के को बीच रास्ते में मदद की गुहार लगाते हुए देखता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गांव के सरपंच इंदर सिंह का बेटा होता है। लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है और उसके एक पैर में बहुत चोट आई होती है। बलजीत उसे अपने घर ले जाता है और वैद्य जी को बुलाकर उसका उपचार कराता है। एक सरपंच का बेटा होने के बावजूद भी कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई बलजीत काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब इंदर सिंह को ये सब पता चलता है, तब वो बलजीत को धन्यवाद कहते हुए उसे 2 लाख रुपए भी देता है। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं सरपंच साहब? मुझे इन पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे रख लो बलजीत, तुमने मेरे बेटे को बचाया है। मेरा बेटा मेरी जान से बढ़कर है मेरे लिए। हाँ, बलजीत को ना चाहते हुए भी वो पैसे रखने पड़ते हैं और वो उन पैसों से अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलता है और बारिश होने के बाद भी उसका ढाबा अब अच्छे से चलने लगता है और कुछ ही महीनों में उसका ढाबा गांव का नंबर 1 ढाबा बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।